26 जनवरी का समय करीब था। दिल्ली की सड़कों पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों की गूंज थी। हर तरफ तिरंगे की लहर और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। इसी गहमागहमी के बीच एक साधारण सा ऑटो रिक्शा सड़क के किनारे खड़ा था। ऑटो के अंदर एक महिला बैठी थी, जिसने बहुत ही सादे कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और आंखों में गजब की चमक थी। भैया, थोड़ा जल्दी चलो, शादी में जाना है और बहुत देर हो चुकी है। मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही होगी, महिला ने बड़े ही शांत स्वर में ऑटो ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और विनम्रता से बोला, जी बहन जी, बस 10-15 मिनट में पहुंचा दूंगा। आप देख ही रही हैं सड़क पर कितनी भीड़ है। 26 जनवरी आने वाली है ना, इसलिए सुरक्षा जांच भी ज्यादा हो रही है। उस महिला ने बाहर लहराते तिरंगे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, हमारा देश कितना प्यारा है ना। लोग अब तिरंगा लहराएंगे, उत्सव मनाएंगे। अभी बातें चल ही रही थीं कि अचानक एक कर्कश आवाज ने फिजा में जहर घोल दिया। ए ओए, ऑटो साइड में लगा। ये एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पप्पू था, जिसकी नजरें किसी गिद्ध की तरह शिकार तलाश रही थी। ऑटो ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी किनारे लगाई। पप्पू पास आया और चिल्लाकर बोला, कागज निकाल, सारे पेपर दिखा मुझे। मजदूर ड्राइवर ने कांपते हाथों से अपनी फाइल निकाली और थमा दी। पप्पू ने कागजों को पलटा और बिना देखे ही जमीन पर फेंक दिया। ये सब फर्जी हैं, चल 5,000 रुपए निकाल, वरना 20,000 का चालान काटूंगा और ऑटो सीज कर दूंगा। ड्राइवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सर, सारे पेपर असली हैं। मैं एक गरीब मजदूर हूं साहब, रोज कमाता हूं तो घर का चूल्हा जलता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पप्पू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। ज्यादा चालाकी दिखा रहा है ना? रुक, अभी तेरा 20,000 का चालान काटता हूं, तब तुझे समझ में आएगा कि कानून क्या होता है। सर, छोड़ दीजिए, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? ड्राइवर के आंसू निकल आए थे। पप्पू ने उसे धक्का देते हुए कहा, तेरा और तेरे घर का ठेका मैंने नहीं ले रखा है, पैसे निकाल। तभी ऑटो के अंदर बैठी महिला, जिसका नाम कविता था, बाहर निकली। उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, भैया, आगे कैसा जाम लगा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। उसने पप्पू की ओर देखा और सीधे उससे सवाल किया, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस गरीब को क्यों मार रहे हैं और पैसे क्यों मांग रहे हैं? पप्पू ने कविता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि ये कोई साधारण लड़की है। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, जाकर उसे समझा, वरना तू भी जेल जाएगी, बड़ी आई समाज सेविका। कविता ने ड्राइवर की ओर रुख किया, भैया, आप ठीक हो? यहाँ चल क्या रहा है? ड्राइवर ने सिसकते हुए कहा, दीदी, ये पुलिस वाले रोज हमें ऐसे ही जलील करते हैं, सब ठीक होने के बाद भी पैसे मांगते हैं। कविता ने पुलिसकर्मी की आंखों में आंखें डालकर कहा, कानून कितना नीचे गिर चुका है, आज मैं भी देखूंगी। आप सरकारी वर्दी पहनकर गरीबों पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार आपको पगार नहीं देती? पप्पू का पारा चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, 2 कौड़ी की लड़की, सरकारी वर्दी फ्री में नहीं मिलती, इसमें पैसा लगा है, और जब पैसा लगा है तो वसूलना भी पड़ेगा। तू मुझे तमीज सिखाएगी, एक सीनियर ऑफिसर को? कविता की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। आप कानून की इज्जत नहीं कर रहे हैं, याद रखना, मैं आपके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराऊंगी। पप्पू ठहाका मारकर हंसा, तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी? मुझे सब जानते हैं, और सुन, तेरे जैसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। एक रात मेरे साथ गुजार, तेरी किस्मत बदल दूंगी। ये सुनते ही कविता के चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। उसने पास जाकर दबे स्वर में लेकिन पूरी ताकत से कहा, देख इंस्पेक्टर, तू भी उसी कैटेगरी का निकला, बिल्कुल दोगला। तुझे अभी नहीं पता कि तू किसके सामने खड़ा है। जब पता चलेगा तो तेरी छड्डी गीली हो जाएगी। मैं पूरे देश की बेटी हूं और पूरे देश की बहन हूं, तमीज से बात कर। पप्पू थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अरे, ये तो बहुत बोल रही है, रुक, अभी अपने साहब को बुलाता हूं, तेरी ये सारी अकड़ 2 मिनट में पिघल जाएगी। उसने तुरंत फोन निकाला और अपने दारोगा को फोन लगाया। सर, यहाँ एक लड़की सड़क पर गुंडागर्दी कर रही है और काम में बाधा डाल रही है, जल्दी गाड़ी भेजिए, सीन कंट्रोल से बाहर हो रहा है। उधर से आवाज आई, पप्पू, तुझसे एक लड़की नहीं संभल रही? ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ। रामलाल, गाड़ी निकालो। कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई एक पुलिस जीप वहां पहुंची। दारोगा गाड़ी से उतरा और टशन में चश्मा उतारते हुए बोला, कहाँ है वो आफत? देखें जरा, कौन है जो हमारे इलाके में शेर बन रहा है? दारोगा ने कविता को देखा। ये लड़की तो बड़ी सादी लग रही है,
पप्पू तू कह रहा था ये बहुत बोल रही है? पप्पू ने उकसाते हुए कहा, साहब ये ऊपर से सीधी है पर अंदर से घमंड कूट कूट कर भरा है। दारोगा कविता के करीब आया और बोला, मुझे घमंडी लड़कियों के साथ खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। क्यों मैडम साहिबा, क्या इरादा है? कविता ने दारोगा की आंखों में देखा और वही शब्द दोहराए, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम सिस्टम को अपनी जागीर समझते हो, लेकिन याद रखना मैं वो तूफान हूं जो तुम्हारे इस भ्रष्ट किले को ढहा देगा। दारोगा हंसने लगा, तू सिस्टम हिलाएगी? तुझसे तो एक पट्टा भी नहीं हिलेगा। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पास की एक इमारत की छत पर खड़ा एक लड़का इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और मन ही मन सोचा, आज तो कमाल हो गया, इसे अभी इंटरनेट पर डालता हूं। इधर दारोगा ने आदेश दिया, हवलदार इसे गाड़ी में बिठाओ और थाने ले चलो, इसकी सारी हीरोपंती वहीं निकालेंगे। कविता बिना डरे जीप की ओर बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक विश्वास था, जैसे वो किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही हो। उसने मन ही मन कहा, थाने ले जाना तो आसान है इंस्पेक्टर, लेकिन वहां से मुझे ससम्मान बाहर निकालना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। पुलिस की जीप जैसे ही थाने के गेट के अंदर दाखिल हुई, टायर रगड़ने की तीखी आवाज ने थाने के शांत माहौल को चीर दिया। दरोगा और पप्पू को लग रहा था कि उन्होंने आज एक बड़ी मछली फंसा ली है जो उनके अहंकार को चुनौती दे रही थी। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वे एक साधारण राहगीर समझकर उठा लाए हैं, वो उनके करियर और उनकी सत्ता के अंत की शुरुआत बन चुकी है। सड़क पर जो तमाशा शुरू हुआ था वो अब एक डिजिटल ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका था। सड़क के किनारे उस पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़ा राहुल नाम का लड़का अभी भी कांपते हाथों से अपना फोन पकड़े हुए था। उसने उस पूरी घटना का एक एक पल रिकॉर्ड किया था। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हुई, उसने बिना वक्त गवाए उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कर दिया। उसने शीर्षक दिया, वर्दी की गुंडागर्दी, गणतंत्र दिवस से पहले एक बेगुनाह लड़की का अपहरण। वीडियो पोस्ट होते ही जैसे इंटरनेट पर बिजली गिर गई। जिस तेजी से वो वीडियो साझा किया जाने लगा, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग उस वीडियो में दरोगा की बदतमीजी और पप्पू की रिश्वतखोरी देखकर उबल पड़े थे। टिप्पणियों की बाढ़ आ गई थी और हर कोई उस निडर लड़की के बारे में जानना चाहता था जिसने पुलिस की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी औकात दिखाई थी। इधर थाने के भीतर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कविता को एक साधारण लोहे की बेंच पर बैठने को कहा गया, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। उसकी आंखों में न तो आंसू थे और न ही कोई डर, बल्कि उनमें एक गहरी शांति थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। दरोगा अपने केबिन में जाकर अपनी वर्दी झाड़ते हुए पप्पू से बोला, देख पप्पू, ऐसी लड़कियों का इलाज जरा अलग तरीके से करना पड़ता है। इसे दिखा कि कानून की लाठी में कितनी आवाज होती है। पप्पू ने अपनी बेल्ट कसते हुए कुटिल मुस्कान दी और कविता की ओर बढ़ा। हाँ तो मैडम, अब बताओ वो कौन सा सिस्टम था जिसे तुम हिलाने वाली थी? यहाँ तो परिंदा भी हमारी इजाजत के बिना पर नहीं मारता। कविता ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी नजरें दीवार पर टंगे उस भारत के नक्शे पर थीं जिसकी रक्षा का उसने संकल्प लिया था। तभी थाने के कंप्यूटर ऑपरेटर के चिल्लाने की आवाज आई, सर सर जरा बाहर आइए, अनर्थ हो गया है। दरोगा झुंझलाते हुए बाहर निकला। क्या है बे, क्यों गला फाड़ रहा है? ऑपरेटर ने कांपते हुए मोबाइल स्क्रीन दरोगा के सामने कर दी। स्क्रीन पर न्यूज चैनल इंडिया लाइव की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एंकर चिल्ला रही थी, अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार जिस लड़की को पुलिस ने हिरासत में लिया है उसके बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि वो भारतीय सेना की एक जांबाज ऑफिसर है। दरोगा के चेहरे का खून सूख गया। उसने फिर से वीडियो देखा जिसमें हजारों लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने इस लड़की को छावनी में वर्दी में देखा है। दरोगा के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने तुरंत पप्पू को पीछे खींचा और फुसफुसाते हुए बोला, अबे ओ मूर्ख, तूने इसकी तलाशी ली थी? इसके पास कोई आईडी कार्ड मिला? पप्पू हकलाने लगा, साहब इसने तो सादा कपड़ा पहना था, मुझे लगा कोई आम लड़की होगी जो शहर में शादी में जा रही है। बाहर का नज़ारा अब तेजी से बदल रहा था। न्यूज़ चैनलों की गाड़ियां और ओबी वैन थाने के बाहर जमा होने लगी थीं। देखते ही देखते हजारों की भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया। लोग नारेबाजी कर रहे थे, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करो और हमारी बहन को रिहा करो। न्यूज़ एंकर अंजलि हाथ में माइक लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रही थीं। हम इस वक्त उसी थाने के बाहर खड़े हैं जहां एक महिला सेना अधिकारी को बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस प्रशासन के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है। क्या ये वर्दी का अहंकार है या कानून का पतन? थाने के भीतर फोन की घंटियां लगातार बजने लगी थीं। बड़े अफसरों और मंत्रियों के दफ्तरों से फोन आने लगे थे। कर्नल विक्रम सिंह जो कविता के यूनिट हेड थे, जब ये वीडियो देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपने कमांडो दस्ते को तैयार होने का आदेश दिया।
हमारी ऑफिसर छुट्टी पर थी, लेकिन वो अभी भी ऑन ड्यूटी मानी जाती है। किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? गाड़ी निकालो। सेना की 3 बड़ी गाड़ियां और मिलिट्री पुलिस की जीपें सायरन बजाती हुई छावनी से बाहर निकलीं। सड़क पर मौजूद ट्रैफिक को चीरते हुए वे सीधे उस थाने की ओर बढ़ रही थीं। रास्ते में जो भी पुलिस नाका आया, सेना के जवानों ने उन्हें किनारे हटने का इशारा किया। माहौल ऐसा हो गया था जैसे कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। थाने के अंदर दरोगा पूरी तरह से टूट चुका था। वो कविता के पास गया और धीमी आवाज में बोला, मैडम, वो हमसे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। आप समझती ही हैं, ड्यूटी का दबाव होता है। आप जा सकती हैं, हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे कि कोई गलती नहीं मिली। कविता ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। गलती? दरोगा जी, आपने अभी तक गलती देखी ही कहाँ है? आपने उस गरीब ऑटो वाले को मारा, उसकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की, और जब मैंने आवाज उठाई तो आपने मेरी मर्यादा पर हमला किया। अब ये मामला गलतफहमी से बहुत आगे निकल चुका है। आपने कहा था ना कि आपकी वर्दी पैसों से खरीदी गई है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो वर्दी खून और पसीने से कमाई जाती है उसकी ताकत क्या होती है। दरोगा का दिल बैठने लगा। तभी बाहर से जूतों की एक साथ पड़ने वाली धमक की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। ये सेना के जवानों के कदम ताल की आवाज थी। थाने का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुला और हाथ में हथियार लिए जवान अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे कर्नल विक्रम सिंह पूरी धमक के साथ अंदर आए। कर्नल को देखते ही कविता ने सावधान की मुद्रा में आकर एक कड़क सैल्यूट किया। कर्नल ने अपनी नजरें दरोगा पर टिकाईं, जो अब थर-थर कांप रहा था। कर्नल की आवाज पूरे थाने में गूंजी, कौन है यहाँ का इंचार्ज और किस चार्ज पर मेरी ऑफिसर को यहाँ लाया गया है? दरोगा की जबान तालू से चिपक गई। पप्पू तो डर के मारे मेज के नीचे छिपने की जगह ढूंढ रहा था। बाहर का नजारा अब तेजी से बदल रहा था। न्यूज चैनलों की गाड़ियां और ओबी वैन थाने के बाहर जमा होने लगी थीं। देखते ही देखते हजारों की भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया। लोग नारेबाजी कर रहे थे, भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करो और हमारी बहन को रिहा करो। न्यूज एंकर अंजलि हाथ में माइक लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रही थीं। हम इस वक्त उसी थाने के बाहर खड़े हैं जहां एक महिला सेना अधिकारी को बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस प्रशासन के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है। क्या ये वर्दी का अहंकार है या कानून का पतन? थाने के अंदर दरोगा की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपनी वर्दी झाड़ते हुए थोड़े पीछे हट गया और कविता से बोला, मैडम, वो मैं इंचार्ज हूं, आप हमें माफ कर दीजिए। कविता ने कर्नल विक्रम की ओर देखा और कहा, सर, इनमें से किसी ने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया है और एक पप्पू नाम के गुंडे ने मेरे साथ बदतमीजी की है। कर्नल विक्रम की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपने सोल्जर को आदेश दिया, इस बदतमीज दरोगा और पप्पू को तुरंत गिरफ्तार करो। ये मामला सिर्फ वर्दी का नहीं है, नागरिकों के सुरक्षा और न्याय का भी है। कविता ने कर्नल की ओर देखा और शांत भाव से कहा, सर, इन लोगों को लगता है कि वर्दी सिर्फ डराने के लिए होती है। आज इन्हें असली अनुशासन का पाठ पढ़ाना जरूरी है। कर्नल ने सिर हिलाया और अपने सोल्जर को आदेश दिया, डीएम और एसपी को यहीं बुलाओ। आज इस सड़क पर इंसाफ होगा, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से भ्रष्टाचार का कोई रास्ता वापस नहीं जाता था। थाने के भीतर का तापमान अचानक गिर चुका था। कर्नल विक्रम सिंह की भारी आवाज और उनके पीछे खड़े मुस्तैद जवानों की मौजूदगी ने पुलिस कर्मियों के मन में खौफ भर दिया था। दरोगा, जो कुछ देर पहले तक कुर्सी पर पैर रखकर हुक्म चला रहा था, अब अपनी टोपी संभालते हुए खड़ा था और उसके माथे से पसीना बहकर उसकी वर्दी पर गिर रहा था। कर्नल ने अपनी गहरी और संजीदा नजरों से पूरे थाने का मुआयना किया और फिर दरोगा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, इंस्पेक्टर, मैं अपने सवाल को दोहराना नहीं चाहता। मेरी ऑफिसर मेजर कविता को किस कानून के तहत और किस जुर्म में यहां लाया गया है? मुझे वो एफआईआर या वो डेली डायरी एंट्री दिखाओ जिसमें इनका नाम दर्ज है। दरोगा की जबान जैसे लकवा मार गई थी। वो हकलाते हुए बोला, सर, वो दरअसल शांति भंग करने का अंदेशा था, सड़क पर बहस हो रही थी। कर्नल विक्रम सिंह ने एक ठंडी और डरावनी मुस्कान बिखेरी। बहस या भ्रष्टाचार का विरोध? मेरे पास वो वीडियो पहुंच चुका है इंस्पेक्टर, जिसमें आपका ये सिपाही पप्पू एक गरीब ऑटो वाले से 5,000 की रिश्वत मांग रहा है। और जब मेजर कविता ने एक जिम्मेदार नागरिक के नाते इसका विरोध किया तो आपने न केवल उनके साथ बदतमीजी की, बल्कि उन्हें थाने लाकर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। क्या आपकी ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है कि वर्दी का इस्तेमाल उगाही के लिए किया जाता है? इसी दौरान थाने के बाहर का शोर और बढ़ गया था। भीड़ अब बेकाबू हो रही थी और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से दीवारें थरथरा रही थीं। न्यूज चैनलों के कैमरे खिड़कियों से अंदर का मंजर कैद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी जिले के एसपी और डीएम की गाड़ियां भी सायरन बजाती हुई थाने के अहाते में दाखिल हुईं। वीडियो वायरल होने के बाद ऊपर से आए दबाव ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। एसपी साहब तेजी से अंदर आए और कर्नल को देखते ही उन्हें सल्यूट किया।
कर्नल ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर बात की। एसपी साहब, देखिए आपके मातहत अधिकारी क्या कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के नाम पर ये लोग सरेआम वसूली कर रहे हैं और जब कोई इनका विरोध करता है तो ये उसे थाने में बंद कर देते हैं। मेजर कविता शादी में जा रही थी, लेकिन अब उनकी शादी और उनकी छुट्टी का आनंद इन पुलिस वालों की बदतमीजी की भेंट चढ़ गया है। एसपी ने दरोगा और पप्पू की ओर आग उगलती नजरों से देखा। दरोगा के घुटने अब सच में कांप रहे थे। पप्पू तो इतना डर गया था कि उसने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, साहब, हमें नहीं पता था कि ये फौज की अफसर हैं, हमें माफ कर दीजिए। मेजर कविता, जो अब तक शांत खड़ी थी, आगे आईं। उनके चेहरे पर अब एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने एसपी की ओर मुखातिब होकर कहा, सर, माफी मेरी नहीं, उस ऑटो वाले की मांगनी चाहिए जिसके कागज फाड़कर फेंक दिए गए। माफी उस आम जनता से मांगनी चाहिए जो हर मोड़ पर इन जैसे लोगों के डर से जीती है। आज अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर न होती तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? क्या एक साधारण लड़की को न्याय पाने का हक नहीं है? क्या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर नहीं थी जो उसे 2 कौड़ी की लड़की कह रहे थे? कविता के शब्दों में जो मारक क्षमता थी, उसने वहां मौजूद हर अधिकारी को शर्मिंदा कर दिया। कर्नल ने कविता के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से उन्हें देखा। एसपी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दरोगा और पप्पू को अपनी बेल्ट और टोपी उतारने का आदेश दिया। तुम दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। विभागीय जांच तो होगी ही, लेकिन भ्रष्टाचार और एक सैन्य अधिकारी के साथ अभद्रता करने के जुर्म में तुम पर आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। जैसे ही हवलदार ने दरोगा के कंधे से सितारे उतारने शुरू किए, दरोगा फूट फूट कर रोने लगा। उसकी वो अकड़, वो रुतबा और वो घमंड जो कुछ मिनट पहले आसमान पर था, अब मिट्टी में मिल चुका था। पप्पू को हवालात की ओर ले जाया जाने लगा, वही हवालात जिसकी धमकी वो कविता को दे रहा था। थाने के बाहर खड़ी भीड़ ने जब देखा कि भ्रष्ट पुलिस वालों की वर्दी उतर रही है तो तालियों की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा। कविता बाहर निकली तो लोगों ने उन पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। उस ऑटो वाले को भी वहां बुलाया गया। कर्नल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे देने चाहे, लेकिन कविता ने उन्हें रोक दिया। कविता ने उस ऑटो वाले के सिर पर हाथ रखा और कहा, भैया, आज से आप किसी से मत डरना। अगर आपके कागज सही हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती, और अगर कोई रोके तो याद रखना कि आपकी बहन सरहद पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। ऑटो वाला रो पड़ा और कविता के पैर छूने लगा। कविता ने उसे उठाकर गले लगाया, जिससे मीडिया और जनता के बीच एक भावुक माहौल बन गया। डीएम साहब ने कविता से अनुरोध किया, सर, हम इस पूरी घटना के लिए शर्मिंदा हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको पुलिस एस्कॉर्ट के साथ शादी तक छोड़ सकते हैं। कविता ने शालीनता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, सर, मुझे एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है। मैं उसी ऑटो से जाऊंगी जिससे आई थी। मुझे ये देखना है कि क्या अब भी कोई इस वर्दी को चुनौती देने की हिम्मत करता है। कर्नल विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कविता को सल्यूट किया और कहा, शाबाश मेजर, आपने आज साबित कर दिया कि वर्दी चाहे सादे कपड़ों के नीचे ही क्यों ना हो, उसका जज्बा कभी कम नहीं होता। जाइए, अपनी सहेली की शादी का आनंद लीजिए। कविता फिर से उसी साधारण ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाले ने तिरंगे को ठीक किया और गर्व के साथ ऑटो स्टार्ट किया। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ा, लोग रास्ता छोड़ते गए और सम्मान में सिर झुकाते गए। कविता ने पीछे मुड़कर देखा तो थाने की वो इमारत छोटी होती जा रही थी, लेकिन उनके द्वारा दिया गया सबक उस पूरे शहर के लिए एक बड़ी नजीर बन चुका था। वो समझ चुकी थी कि जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि समाज के भीतर फैले इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़नी होगी। शादी में जाने की जल्दी तो थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक आत्मसंतुष्टि थी। उन्होंने मोबाइल निकालकर अपनी सहेली को मैसेज किया, थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मैं आ रही हूं। एक छोटा सा युद्ध जीतना बाकी था। सूरज ढल रहा था, लेकिन कविता के व्यक्तित्व की चमक पूरे शहर में फैल चुकी थी।